भिन्न भिन्न स्कूलों में बैठे हुए और इस समारोह में उपस्थित सभी प्यारे विद्यार्थी दोस्तों, मेरे लिए एक सौभाग्य की घड़ी है कि मुझे भारत के भावी सपने जिनकी आंखों में सवार हैं, उन बालकों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला है। आज शिक्षक दिवस है। धीरे धीरे यह प्रेरक प्रसंग की अहमियत कम होती जा रही है। शायद बहुत से सारे स्कूल होंगे जहां 5 सितंबर को इस रूप में याद भी नहीं किया जाता होगा। शिक्षकों को अवार्ड मिलना, उनका एक समारोह होना, वहां तक ही ज्यादातर ये सीमित हो गया है। आवश्यकता है कि हम इस बात को उजागर करें, समाज जीवन में शिक्षक का महात्म्य क्या है। और जब तक हम उस महात्म्य को स्वीकार नहीं करेंगे, न शिक्षक के प्रति गौरव पैदा होगा, न शिक्षक के माध्यम से नई पीढ़ी में परिवर्तन में कोई ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। और इसलिए इस एक महान परंपरा को समयानुकूल परिवर्तन करके अधिक प्राणवान कैसे बनाया जाए, अधिक तेजस्वी कैसे बनाया जाए, और इस पर एक चिंतन बहस होने की आवश्यकता है। क्या कारण है कि बहुत ही सामर्थ्यवान विद्यार्थी टीचर बनना पसंद क्यों नहीं करते? इस सवाल का जवाब हम सबको खोजना पड़ेगा। एक वैश्विक परिवेश में ऐसा माना जाता है कि सारे दुनिया में अच्छे टीचरों की बहुत बड़ी मांग, अच्छे टीचर मिल नहीं रहे हैं। भारत युवा देश है। क्या भारत ये सपना नहीं दे सकता है हमारे देश से बहुत ही उत्तम प्रकार के टीचर हम एक्सपोर्ट करेंगे? और आज जो बालक है उसके मन में इच्छा नहीं जगा सकते कि हाँ, मैं भी एक अच्छा टीचर बन के देश और समाज के लिए काम आऊंगा। मैंने 15 अगस्त को एक बात कही थी। मैंने कहा था इस वर्ष मेरी इच्छा है कि हम हमारे देश में जितने स्कूल्स हैं, कोई स्कूल ऐसी न हो कि जहां बालिकाओं के लिए अलग टॉयलेट ना हो। आज कई स्कूल ऐसी हैं जहां बालिकाओं के लिए टॉयलेट नहीं है। कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां बालक के लिए भी नहीं, बालिका के लिए भी नहीं है। अब यूं तो लगेगा क्या ये कोई ऐसा कोई काम है क्या जो प्रधानमंत्री ने, लेकिन जब मैं डिटेल में गया तो मुझे लगा कि बड़ा महत्वपूर्ण काम है, करने जैसा काम है। लेकिन मुझे उसमें, जो देश भर के स्कूल के टीचर मुझे सुन रहे हैं, मुझे हर स्कूल से मदद चाहिए, एक माहौल बनना चाहिए। अभी मैं 2 दिन पहले जापान गया था, तो एक भारतीय परिवार मुझे मिला, लेकिन उनकी पत्नी जापानीज है, उनके पतिदेव इंडियन है।
वो मेरे पास आए, बोले मुझे एक बात करनी, मैंने बताओ। तो बोले आपका 15 अगस्त का भाषण में सुना था, आप ये सफाई पर बड़ा आग्रह कर रहे हैं। हमारे यहाँ नियम है जापान में, हम सभी टीचर और स्टूडेंट मिल करके स्कूल में सफाई करते हैं, टॉयलेट वगैरह सब हम मिल करके सफाई करते हैं, और ये हमारे स्कूल में हमारे यानी चरित्र निर्माण का एक हिस्सा है। आप हिंदुस्तान में ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा मुझे जाकर के मीडिया वालों को पूछना पड़ेगा, वरना 24 घंटे चल पड़ता है। मैंने क्योंकि एक दिन देखा था जब मैं गुजरात में था, तो एक टीवी पे कार्यक्रम आ रहा था। कार्यक्रम ये था कि किसी स्कूल में बच्चे सफाई कर रहे थे, और क्या तूफान खड़ा कर दिया था कि बच्चे स्कूल में सफाई करते हैं, ये कैसी स्कूल है, ये कैसी मैनेजमेंट है, कैसे टीचर है, बच्चों पर दमन कर रहे हैं, सब कुछ मैंने देखा था एक बार। खैर मैंने उनसे तो मजाक कर ली, लेकिन हम इसको एक राष्ट्रीय चरित्र कैसे बनाएं, और ये बन सकता है, इसको बनाया जा सकता है। देखिए, जीवन में खेलकूद नहीं है तो जीवन खिलता नहीं है। ये उम्र ऐसी है, इतना दौड़ना चाहिए, इतनी मस्ती करनी चाहिए, इतना समय निकालना चाहिए, शरीर में कम से कम 4 बार पसीना निकलना चाहिए, वरना क्या बन जाएगी जिंदगी आपकी। करोगे? पक्का? क्योंकि देखिए, वरना क्या, आप तो किताब, टीवी और कभी कंप्यूटर, इस दायरे में जिंदगी नहीं दबनी चाहिए। इससे भी बहुत बड़ी दुनिया है, और इसलिए ये मस्ती हमारे जीवन में होनी चाहिए। आप लोगों में से कितने हैं जिनको पाठ्यक्रम के सिवाय किताबें पढ़ने का शौक है? ऐसे कितने हैं? चलिए, बहुत अच्छी संख्या में है। ज्यादातर जीवन चरित्र पढ़ने का शौक ऐसे कितने हैं? वो संख्या बहुत कम है। मेरा विद्यार्थियों से आग्रह है, जिसका भी आपको पसंद हो, जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए। जीवन चरित्र पढ़ने से हम इतिहास के बहुत निकट जाते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के संबंध में जो लिखा जाता है उसके नजदीक के इतिहास को हम भली भांति जानते हैं। और जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार के जीवन को पढ़े। किसी खेलकूद में किसी कोई आगे बढ़ा है और उसका जीवन चरित्र, तो वो पढ़ना चाहिए। सिने जगत में किसी ने प्रगति की है, उसका जीवन पढ़ने को मिलता है, तो वो पढ़नी चाहिए। व्यापार जगत में किसी ने प्रगति की है, उसका जीवन चरित्र मिलता है, उसको पढ़ना चाहिए। साइंटिस्ट के रूप में किसी ने काम किया तो उसका जीवन पढ़ना चाहिए। लेकिन जीवन चरित्र पढ़ने से हम इतिहास के काफी निकट और बाय एंड लार्ज सत्य को समझने की भी सुविधा पड़ती है, और इसलिए हमारी कोशिश रहनी चाहिए। वरना आजकल तो आप लोगों को वो आदत है कि नहीं, बजाय पता नहीं, हर काम गूगल गुरु करता है। कोई भी सवाल है, गूगल गुरु के पास चले जाओ। इंफॉर्मेशन तो मिल जाती है, ज्ञान नहीं मिलता है, जानकारी नहीं मिलती है, और इसलिए हम सब उस दिशा में प्रयास करें। जब आप प्रधानमंत्री बने तो गांधीनगर से नई दिल्ली आने पर आपको कैसा महसूस हो रहा है, और आपकी गतिविधियों में क्या बदलाव आया है? फर्क तो बहुत लग रहा है। एक तो मुझे समय नहीं मिला है अभी दिल्ली देखने का। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, यही मेरा क्रम चल रहा है। लेकिन मैं समझता हूं आप पूछना क्या चाहते हैं। वैसे कोई बड़ा फर्क मैं महसूस नहीं करता। मुख्यमंत्री के कार्य में और प्रधानमंत्री के कार्य में विषय वस्तु बदलते होंगे, दायरा बदलता होगा, जिम्मेवारियां जरा ज्यादा बढ़ती होगी,
लेकिन व्यक्ति के जीवन में कोई ज्यादा फर्क नहीं आता है। उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, शायद थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है, उतना ही जल्दी उठना पड़ता है, देर रात तक काम करना पड़ता है। और राज्य में थे तो एक आध शब्द इधर उधर हो जाए तो बड़ा टेंशन नहीं रहता था। यहाँ रहता है कि कहीं देश का नुकसान न हो जाए, कोई ऐसी बात न हो जाए कि देश का नुकसान न हो जाए। People say that you are like a headmaster, but you appear to us as friendly, sweetly, and a kindly person. Sir, my question is that what kind of person are you in real life? देखिए, मैं टास्क मास्टर तो हूँ। मैं काम खुद भी बहुत करता हूँ और काम खूब लेता भी हूँ, और समय पे काम हो इसका आग्रही भी। और शायद मैं इतना डिसिप्लिन न होता, और मैंने शायद खुद से भी इतना ही काम लिया है। ऐसा नहीं कि मैं अपने लिए तो सब रिलैक्सेशन रखता हूँ और औरों के लिए सारे बंधन डालता हूँ, ऐसा नहीं है। और इसलिए मैंने 15 अगस्त को सार्वजनिक रूप से हमारे सरकारी अफसरों को कहा था, अगर आप 11 घंटे काम करेंगे तो मैं 12 घंटे को तैयार हूँ, अगर आप 12 घंटे काम करें तो मैं 13 घंटे काम करने को तैयार हूँ। तो उस रूप में मैं काम करता हूँ। बाकी तो मैं नहीं जानता हूँ, अगर तुम्हारी स्कूल के जो हेडमास्टर हैं वो अच्छे हैं और मुझे उस रूप में देखती हो, तो आई एम थैंक यू फॉर यू। महोदय जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि आपके विद्यार्थी काल में आप और आपके दोस्तों ने स्कूल में जो शरारतें की थी, क्या सर आपको वह याद है? और सर, उन शरारत भरी यादों में से आप हमारे साथ कुछ बांटना चाहेंगे? मैं भी शरारत करता था। मैं एक बता दूं कैसी। आप जानते होंगे वो बजाते हैं बांसुरी सर। शहनाई। शादी जहाँ होती है ना, तो बाहर शहनाई बजाने वाले बैठते हैं। शादी के जब होता है तो किसी के यहाँ शादी ऐसी होती है और शहनाई वाले बजाते, तो हम 2-3 दोस्त थोड़े शरारती थे। हम क्या करते थे, वो शहनाई बजाता है तो हम इमली लेकर के वहां जाते थे, और वो जब बजाते थे तो इमली दिखाते थे। पता है इमली दिखाने से क्या होता है? क्या होता है? आप मन में कल्पना कीजिए इमली की, क्या होता है? अभी आता है ना? तो बजा नहीं पाता था। हमें वो मारने के लिए दौड़ता था। लेकिन आप ये नहीं करोगे ना? No, sir. Do you follow what I said about Shehnai? No, sir. Do you follow what I was talking about? Huh? Yes, sir. और एक जरा और थोड़ी जरा अच्छी नहीं लगने वाली बात बताऊं? लेकिन आप प्रॉमिस करिए आप लोग नहीं करेंगे। पक्का? पक्का? Yes, sir. Yes, sir. हम किसी की शादी होती थी तो चले जाते और लोग शादी में खड़े होते हैं तो कोई भी 2 लोग खड़े हैं, कोई लेडी एंड जेंट्स, तो उनके पीछे कपड़े पकड़ के स्टेपलर लगा देते हैं। फिर भाग जाते थे। आप कल्पना कर सकते हो क्या होता होगा वहां। लेकिन आपने मुझे प्रॉमिस किया है आप लोग कोई करेंगे नहीं ऐसा। मैं अंजलि नवोदय विद्यालय दंतेवाड़ा में कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे बस्तर इलाके में बस्तर जैसे जनजातीय इलाकों में खासकर लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों की बहुत कमी है, तो आप इसके लिए क्या उपाय करना चाहेंगे? ये बात सही है कि बालिकाओं की शिक्षा को बहुत प्राथमिकता देनी चाहिए। यस सर। अगर देश को आगे बढ़ाना है, और महात्मा गांधी कहते थे
कि एक बालक पढ़ता है तो एक व्यक्ति पढ़ता है, लेकिन एक बालिका अगर पढ़ती है तो 2 परिवार पढ़ते हैं, मायके वाले और ससुराल वाले।